हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ट्रिपल सी बाय फाइव स्टडी पर। आज इस क्लास में इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आप सभी को जानना बहुत जरूरी है। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है तो आप सभी को ये पूरा क्लास देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ट्रिपल सी एग्जाम में काफी क्वेश्चन रिपीट होते हैं। और ये सभी प्रश्न हमारे पास भेजे हैं प्रांजल, मोनू और निधि ने, तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी भी हमें अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। क्वेश्चन भेजने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी info.triplec@gmail.com पर आप भेज सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी हमें अपने क्वेश्चन सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा आप नीचे कमेंट बॉक्स में भी अपने क्वेश्चन लिख सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं, बट इससे पहले आप सभी को बता दें, अगर आप ट्रिपल सी एग्जाम के लिए ऑनलाइन मॉक टेस्ट देना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट www.triplec.com पर विजिट करें। यहाँ पर आपको ढेर सारे ऑनलाइन मॉक टेस्ट हिंदी और इंग्लिश में मिल जाएंगे। साथ ही साथ आप यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर और उनके पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। और आप सभी को बता दें, यहाँ पर जब आप आएंगे तो नीचे यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट सीरीज आपको एक मिलेगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से सारे मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज आप दे सकते हैं। यहाँ पर सारे मॉक टेस्ट प्रत्येक चैप्टर से यहाँ पर लगा दिए गए हैं, ठीक है। और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से आप इन सभी चैप्टर्स की वीडियो क्लास भी देख सकते हैं। तो क्लिक फॉर कंप्लीट चैप्टर वाइज वीडियो टेस्ट सीरीज, तो यहाँ से आप इन सभी जो टेस्ट सीरीज लगी हुई है इसके आप वीडियो क्लास भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज के इस क्लास की सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, और ये सभी क्वेश्चन 31 क्वेश्चन आज हमने यहाँ पे लिए हैं। सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। OLX क्या है? बिजनेस, शॉप, ई कॉमर्स या नन ऑफ दीज। अब पूछा क्या है, OLX है क्या? तो ध्यान रखना है OLX किसके अंतर्गत आएगा? ई कॉमर्स के अंतर्गत आएगा, ठीक है। ऑप्शन यहां पर हो जाएगा सी। अब इसके अंतर्गत कई सारे आते हैं, जैसे कि आपका C2C भी आता है ना। तो OLX हमारा C2C के अंतर्गत आता है, V2C भी आता है, V2B भी आता है। तो इस प्रकार से इसमें कई अलग अलग मॉड्यूल हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर OLX हो गया, क्विकर हो गया, अमेजन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, ये स्नैपडील हो गया, सारे के सारे ई कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंतर्गत आते हैं। इस चीज को ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, वाईफाई में फाई का फुल फॉर्म क्या होता है? वाईफाई में फाई का पूरा नाम क्या होता है? आप सभी जल्दी से कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें। और अभी तक जिन बच्चों ने शेयर नहीं किया है तो सभी साथी क्लास को शेयर करें, और लाइक नहीं किया है तो प्लीज सभी लाइक करें क्लास को, ठीक है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 2 का जवाब क्या होगा? वाईफाई में फाई का मतलब क्या होता है? तो याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हो जाएगा फाइडेलिटी, ठीक है। ऑप्शन हमारा वी करेक्ट हो जाएगा। वाईफाई में फाइडेलिटी हो जाएगा, वायरलेस फाइडेलिटी होता है वाईफाई का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, और यहां पे पूछा है USB का फुल फॉर्म यूनिवर्सल सीरियल बस होता है। ट्रू है कि फॉल्स है? USB इसका फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ट्रू या फॉल्स में आपको जवाब करना है। राइट आंसर यहां पे क्या होगा? चलिए जल्दी से आप लोग जवाब करिए। USB का फुल फॉर्म यहां पे आपको बताना है। तो बिल्कुल करेक्ट है, यहां पर हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा सही, क्योंकि USB का फुल फॉर्म होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। और अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। लिब्रे ऑफिस कैल्क में प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। तो यहां पे प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं? कैल्क प्रोग्राम में पूछा है तो हमारा ऑप्शन यहां पे हो जाएगा सी, कंट्रोल शिफ्ट और ओ होता है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की। जब आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में आएंगे, यहां पे आपको फाइल में जाना है, यहां पर आप नीचे आएंगे तो आप यहां देखेंगे प्रिंट, और इसके ऊपर यहां पे प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन दिखेगा। तो यहां पे कंट्रोल शिफ्ट ओ आप देख सकते हैं, ये आपकी प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की होती है। लिब्रे ऑफिस कैल्क हो, राइटर हो या इंप्रेस हो, इन सभी में कंट्रोल शिफ्ट ओ होती है प्रिंट प्रीव्यू की शॉर्टकट की, ठीक है। तो अगला प्रश्न आपसे पूछा है, फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है, बताइए फायरफॉक्स एक सर्च इंजन है। ट्रू है कि फॉल्स? तो ध्यान रखना है, फायरफॉक्स एक सर्च इंजन नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है, एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है जहां से हम किसी वेबसाइट पर जा सकते हैं, है ना। लेकिन सर्च इंजन का काम होता है कि सर्च करना,
जो भी आप ढूंढना चाहते हैं उसको सर्च करके देना। तो फायरफॉक्स सर्च इंजन नहीं है। गूगल की बात करें तो सर्च इंजन है, अमेज़न की बात करें तो सर्च इंजन है ना, याहू की बात करें तो सर्च इंजन है। लेकिन फायरफॉक्स क्या है, हमारा एक वेब ब्राउजर प्रोग्राम है। तो ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, क्योंकि ये फॉल्स हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है, कैल्क में अधिकतम कितनी रो होती हैं? कैल्क प्रोग्राम में कुल रो पूछी है, टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं, मैक्सिमम रो कितनी होती हैं? बताइए, कैल्क प्रोग्राम में मैक्सिमम रो कितनी होती हैं? तो यहां पे आपका कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा, 10,48,576। ध्यान रखना है, पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट होगा। अगर आप कैल्क प्रोग्राम में आएंगे तो यहां पर देखो, ये हमारी पहली रो है, अभी क्या है, ये हमारी फर्स्ट रो है, ये पहली रो है। और अगर हम नीचे जाएंगे तो लास्ट रो हमारी कौन सी होगी? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल के साथ में, ठीक है, डाउन एरो प्रेस कर सकते हैं। और जब आप कंट्रोल के साथ में डाउन एरो प्रेस करते हैं तो यहां पे क्या होता है, आप बिल्कुल लास्ट जो आपकी लास्ट रो होती है वहां पर आ जाते हैं, जैसा कि आप यहां देख सकते हैं। और ये जो लास्ट रो होती है हमारी, ये है 10,48,576, यानी कि टोटल नंबर ऑफ रो कितने होते हैं? 10,48,576 होते हैं। ध्यान रखना है, ठीक है। अगला प्रश्न पूछा है, GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है। GUI का पूरा नाम ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है, ट्रू है कि फॉल्स? ये सभी प्रश्न आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में। तो सभी क्वेश्चन आप अच्छे से पढ़ के जाना। 31 क्वेश्चन यहाँ पर हैं, सभी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना, समझ के जाना, क्योंकि यहां से कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं आपके एग्जाम में। तो बिल्कुल करेक्ट है, GUI का मतलब होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो यहां पे हो जाएगा पहला ऑप्शन हमारा करेक्ट, ठीक है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस होता है GUI का फुल फॉर्म। अगला प्रश्न पूछा है, UPI किसके समान कार्य करता है? UPI होता है, ये किसके समान कार्य करता है? UPI का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। और पूछा है कि किसके समान काम करता है? RTGS के समान कार्य करता है, IMPS के समान कार्य करता है, NEFT के समान कार्य करता है, या फिर ऑल ऑफ दीज? तो चलिए भाई, जल्दी से आप लोग जवाब करिए क्वेश्चन नंबर 8 का। और यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को जल्दी से बताना है कमेंट बॉक्स में। UPI किसके समान कार्य करता है? तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, IMPS के समान कार्य करता है आपका UPI, ठीक है। ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन पूछा है, ट्रेन का बुक किया गया टिकट का स्टेटस देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं? ठीक है, ट्रेन का बुक किया गया टिकट का स्टेटस देखने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हैं? पैसेंजर नेम, ट्रेन नंबर, PNR या कोच नंबर का? आपने ट्रेन का टिकट बुक किया है और उसका स्टेटस देखना है, तो आप किसका इस्तेमाल करेंगे? तो यहां पर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, PNR का इस्तेमाल करेंगे। और याद रखना है, अगर PNR का फुल फॉर्म आए तो आपका आंसर क्या होगा? पैसेंजर नेम रिकॉर्ड। ध्यान रखना है, पैसेंजर नेम रिकॉर्ड होता है PNR का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, HTTP का पोर्ट नंबर कितना है? HTTP का पोर्ट नंबर कितना है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहां पे सही जवाब क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो HTTP का अगर पोर्ट नंबर पूछें तो हो जाएगा 80, ऑप्शन सी। ध्यान रखना है, सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। HTTP का पोर्ट नंबर कितना है? 80 होता है, सी ऑप्शन यहां पे करेक्ट है। अगला प्रश्न बताइए, AMD का पूरा नाम क्या होता है? AMD का फुल फॉर्म क्या होता है? AMD का फुल फॉर्म क्या होता है? एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज। पहला ऑप्शन यहां पे करेक्ट है आपका, एडवांस्ड माइक्रो डिवाइसेज होता है AMD का फुल फॉर्म। अगला क्वेश्चन है, मान लीजिए किसी सेल A1, A2, A3 और A4 में क्रमशः 12, 13, V और 14 लिखा है। एक्सेल व्यंजक बराबर काउंट
ब्रैकेट A1 कॉलन A4 का मान कितना होगा। और इस क्वेश्चन को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। ये क्वेश्चन हमें इंस्टाग्राम पर निशांत यादव ने भेजा है, क्योंकि ये क्वेश्चन उनकी समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा सर इसको आप समझा देना अगली क्लास में, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया है। ठीक है, तो आप इसे अच्छे से समझ लेना, क्योंकि कैल्क के जो फॉर्मूले हैं इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, आपके ट्रिपल सी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इन सभी को समझना बहुत ही जरूरी है। हालांकि ऐसे फॉर्मूले हमने बहुत सारे अपने क्लासेस में समझा रखे हैं। अगर आप लिब्रे ऑफिस के क्लास देखेंगे तो वहां पे इन सभी फॉर्मूलों को बहुत अच्छे से समझाया है, लेकिन फिर भी आज मैं इस क्लास में भी आपको समझाऊंगा। ठीक है, आपने रिक्वेस्ट की तो यहां पे बताइए कौन सा राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 12 का। तो देखो यहां पे जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी होगा। और जैसा कि हमने कल आपको एक एक्सेल एक कैल्क की क्लास दी थी जिसमें फार्मूले डिस्कस किए थे, उसमें भी हमने काउंटा इन सभी को डिस्कस किया था। अगर आपने वो क्लास देखा होगा तो पता होगा, नहीं देखा है तो आज हम इस क्लास में भी आपको बता देते हैं काउंट फंक्शन क्या काउंट करता है। ठीक है, तो ये काउंट फंक्शन केवल नंबर को काउंट करता है। इन्होंने यहां पे क्या बताया कि A1, A2 और A3 इस सेल में इन्होंने क्रमशः क्या लिख रखा है, 12, 13, V और 14 लिख रखा है। ठीक है, 12, 13, V और 14 लिख रखा है। तो यहां पर देखिए A1 में हम लिखते हैं यहां पे। ठीक है, चलिए यहां पर हम आपको दिखाते हैं एक बार। A1 में यहां पे लिखा है 12, उसके बाद यहां पे 13 और 14, इसके बाद यहां पे कोई अल्फाबेट लिखा है जैसे B लिखा है यहां पे। ठीक है, और यहां पे आप देख सकते हैं उसके बाद में अब इन्होंने क्या बोला है कि काउंट A1 A4 का मान कितना होगा। तो यहां पर ये V लिखा हुआ है और अब हमें यहां पे फॉर्मूला यूज करना है इक्वल काउंट। ठीक है, इक्वल काउंट के बाद में हमें यहां से ब्रैकेट लगाना है, उसके बाद में अब इस वैल्यू को हमें यहां से क्या करना है, सिलेक्ट कर लेना है ऐसे करके। अब यहां से हम ब्रैकेट क्लोज करेंगे तो देखो जैसे ही हम यहां पे एंटर करेंगे तो उसने यहां पे 3 कर दिया। अब 3 यहां पे क्यों कर दिया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा काउंट फंक्शन है ये केवल क्या करेगा, संख्याएं काउंट करेगा, ये केवल नंबर्स को काउंट करेगा, ये अल्फाबेट को काउंट नहीं करेगा। अगर हम यहां पर V के स्थान पर कोई नंबर टाइप कर दे, जैसे हमने वहां 5 टाइप कर दिया और एंटर प्रेस करेंगे तो अब ये कहेगा कि हाँ भाई इसमें 4 नंबर आपके लिखे हुए हैं। जो रेंज हम इसको बताएंगे उस रेंज के अंतर कितने नंबर्स आपने लिखे हैं उनको ये काउंट करेगा। ठीक है, तो याद रखना है। और काउंटा क्या करता है, काउंटा जो फंक्शन होता है वो आपके अल्फाबेट को भी काउंट करता है। जैसे ये समझ में आ गया आपके, काउंट आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, काउंट केवल क्या करेगा, नंबर्स को काउंट करेगा। अगर यहाँ पे कोई अल्फाबेट लिखते हैं तो ये काउंट नहीं करेगा, आप बोलेगा भाई 3 नंबर ही इसमें है। यहां पर भी कोई अल्फाबेट टाइप करते हैं तो देखो यहाँ पे 2 आ गया, तो ये काउंट होता है जो नंबर्स टाइप करता है। अगर हम यहाँ पे काउंटा कर दें, मैंने यहाँ पे A बढ़ा दिया और एंटर प्रेस किया, ठीक है, तो अब आप देखेंगे जब काउंटा किया तो यहां पर इसने 4 बता दी, क्योंकि देखो 1 2 3 4 यहां पे 4 आ गया, क्योंकि ये सभी को काउंट करता है, नंबर्स को भी काउंट करता है और जो आपके अल्फाबेट होते हैं उसको भी काउंट करता है। कोई यहां पर अगर सिंबल यूज करते हैं, जैसे मैंने यहां पे कॉमा इस्तेमाल कर दिया, एंटर प्रेस किया, तो उसको भी काउंट करेगा, तो इस सिंबल्स को भी काउंट करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका काउंट फंक्शन, केवल संख्या को काउंट करता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ईमेल के फाउंडर कौन है। ईमेल के फाउंडर कौन है, इसको तो बहुत बार हम लोगों ने डिस्कस किया है अपने क्लास में, कई बार आपको बताया है, आपको पता होगा। ठीक है, ईमेल के फाउंडर कौन है, और ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कल के एग्जाम में। तो यहां पे सही जवाब क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी, रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन क्या है, ईमेल के फाउंडर हैं, ईमेल के जनक हैं। सबसे पहला ईमेल इन्होंने भेजा था। अगला क्वेश्चन पूछा है, 4th जनरेशन में किसका उपयोग किया गया। 4th यानी कि चतुर्थ पीढ़ी में किस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ था। तो फर्स्ट में हुआ था वैक्यूम का, सेकेंड में हुआ था ट्रांजिस्टर्स का, और थर्ड में हुआ था आईसी का, और फोर्थ की बात करें तो VLSIC। ठीक है, ध्यान रखना है। और अगर हम फिफ्थ की बात करें तो यू हो जाएगा, अल्ट्रा हो जाएगा, फिर अल्ट्रा लार्ज स्केल। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा है, टेलीग्राम की स्थापना डैश हुई थी, ये पूछा आपसे, रूसिया, इंडिया, अमेरिका या नन ऑफ दीज। तो टेलीग्राम की स्थापना कहां हुई थी। आपसे ये नहीं पूछा है कि टेलीग्राम के फाउंडर कौन है, आपसे पूछा है कि टेलीग्राम की स्थापना हुई कहां थी। तो याद रखना है, यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला हमारा रसिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा रसिया। और अगर पूछे इसके फाउंडर हैं कौन, तो हमने इस पर एक क्लास आपको दिया था जिसमें फाउंडर्स ने बताए थे, पवेल ड्रोब,
पवेल ड्रॉप हैं टेलीग्राम के फाउंडर और इसकी स्थापना कहां हुई थी? रसिया में हुई थी। तो पहला ऑप्शन हमारा यहां पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है ORS का पूरा नाम क्या होता है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ORS, इसका फुल फॉर्म पूछ लिया आपसे। इसका मतलब होता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा। और ये ORS ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन सिस्टम कब लॉन्च किया गया था? तो ये जुलाई 2015 में। ठीक है, जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है ई पाठशाला निम्न में से किसकी एक पहल है? ई पाठशाला किसकी पहल है? CBSE, यूपी गवर्नमेंट, NCERT, नन ऑफ दीज। बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब करना है आप सभी का। कौन सा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा जल्दी से आप लोग बताएंगे। और आप सभी भाई शेयर करते रहो, जो बच्चे अभी आए हैं आप सभी शेयर करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर अभी तक आपने नहीं किया है। ठीक है, और इन सभी क्वेश्चंस की PDF आपको हमारे वेबसाइट पर मिल जाएगी, तो वहां से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसका लिंक हम आपको टेलीग्राम पर भी प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, और इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक आपको मिल जाएगा। चलिए, तो यहां पर कौन सा सही जवाब होगा? ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी NCERT। ध्यान रखना है, ई पाठशाला निम्न में से किसकी एक पहल है? तो NCERT की एक पहल है। और अगर आपसे पूछा जाए NCERT की फुल फॉर्म क्या होती है, तो आपको बताना है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ध्यान रखना है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी आपके लिए। अगला प्रश्न है, सबसे फेमस है और कई बार एग्जाम में आता है, सारथी का पूरा नाम। सारथी का फुल फॉर्म आपको आंसर करना है। यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा? सारथी का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है और यहां पर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, सिनराइज्ड एडवांस एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन है, फेसबुक यूजर के लिए निम्न में न्यूनतम उम्र क्या है? फेसबुक यूजर के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए? कम से कम की बात की है, मिनिमम एज पूछिए आपसे। फेसबुक यूजर के लिए मिनिमम आयु कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 13। ठीक है, 13 वर्ष का होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन पूछा है EPFO का फुल फॉर्म, काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आप सभी को। EPFO का फुल फॉर्म क्या होता है? आज के क्लास में जितने क्वेश्चन है सभी को रट के जाना, अच्छे से पढ़ के जाना। ठीक है, ध्यान से। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन बी एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान रखना है, ऑप्शन बी है यहां पे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, डिजी लॉकर में आधार कार्ड जरूरी है क्या? डिजी लॉकर में आधार कार्ड जरूरी है। 21 का आपको जवाब करना है, कौन सा यहां पे सही जवाब होगा। और डिजी लॉकर का तो शायद आप सभी इस्तेमाल करते होंगे, अगर आप इसका इस्तेमाल करते होंगे तो आपको पता होगा। ठीक है, 21 में क्या हो जाएगा? डिजी लॉकर में आधार कार्ड जरूरी है, तो बिल्कुल यहां पे पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, आधार कार्ड कंपलसरी है। ठीक है, तभी आपके डॉक्यूमेंट फेच हो पाएंगे, तभी आपके डॉक्यूमेंट वहां पर आपको दिखेंगे। जब आप आधार कार्ड ही आपके पास नहीं होगा या आधार कार्ड उसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आप डिजी लॉकर सर्विस का लाभ नहीं ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, काफी इंपॉर्टेंट है, यहां पे आपको बताना है इक्वल। अब यहां पर आपको बताना है कोशिएंट 17,2 इसकी वैल्यू कितनी होगी? इस फार्मूले की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। ठीक है, चलिए जल्दी से जवाब करिए, यहां पे कौन सा करेक्ट आंसर होगा। तो देखो यहां पर जो आपका सही जवाब होगा क्वेश्चन नंबर 22 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 8 होगा। ठीक है, यहां पर सही जवाब होगा 8। कोसेंट 17,2 की वैल्यू कितनी होगी? 8 होगी। अब ये कैसे काम करता है इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये कैसे काम करता है, देखिए यहां पर क्या होगा, ये जो नंबर यहां पे लिखा है ना 2, इससे आपको 17 को भाग देना है। ठीक है, और यहां पर आपको क्या करना है, जब इसको भाग देंगे तो पूरा पूरा आपको इसको डिवाइड करना है। जैसे कि अगर आप 2 से 17 को भाग करेंगे तो 8 बाहर जाएगा, 2 8 16 होता है, और शेष बचने से यहां पर कोई भी मतलब नहीं है, बस आपको पूरा पूरा काटना है। शेष बचता है उससे कोई भी आपको लेना देना नहीं है, तो यहां पर हो जाएगा 8। लेकिन ऐसा है क्यों,
ठीक है, तो इसको भी थोड़ा हम समझ लेते हैं विद प्रैक्टिकल। यहां पर इसको चलो हम यहां पे थोड़ा आपको समझाते हैं कि ऐसा क्यों है। तो यहां पर आएंगे कैल्क प्रोग्राम में और यहां पर हम इसको यूज करके दिखाते हैं। देखो यहां पर हमारा आंसर कितना आया, 8 आया। ठीक है, हमने फॉर्मूला यहां पे यूज किया है। ठीक है, कोशिएंट 17,2। अब ये फॉर्मूला क्यों इस्तेमाल करते हैं, देखो फॉर एग्जांपल के लिए मान लिया कि मैं एक एग्जांपल लेता हूं बिस्किट का। जैसे आपने जो बिस्किट हैं वो 1500 बनाए, 1500 बिस्किट आपने बनाए, अब 1530 बनाए, ऐसे मान लेते हैं। ये आपने क्या बनाए, बिस्किट बनाए, कंपनी है वहां पर बिस्किट बनाए जा रहे हैं। अब ये जो बिस्किट बनाए जा रहे हैं 1530 जो बिस्किट बने गए हैं, मुझे क्या करना है, एक पैकेट में बिस्किट कितने आते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए हम चाहते हैं कि एक पैकेट के अंदर हम 8 बिस्किट भरेंगे। ठीक है, अब बताओ 1530 बिस्किट हमने बनाए टोटल, हमारी कंपनी ने 8 बिस्किट मुझे एक पैकेट में भरना है, कितने पैकेट मुझे लाने पड़ेंगे मार्केट से, बताइए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब हम ऐसे काम करते हैं तो इसके लिए हमारा एक्सेल जो होता है या कैल्क जो होता है ये काम में आता है और इसी का हम यूज करते हैं। तो यहां पर ये बहुत ही प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देता है। कैसे, देखो यहां पर आप आ जाएंगे, यहां से हम देखो अब यहां क्या करेंगे, जैसे हमारे पास क्या है 1530 बिस्किट हैं, तो यहां पर हम लिखते हैं 1530, एग्जाम्पल है एक आपके लिए, कॉमा। अब यहां पर वो संख्या जितनी आप यहां पर एक पैकेट में रखना चाहते हैं, तो हम एक पैकेट के अंदर 8 बिस्किट भरना चाहते हैं, ये हमें क्या बता देगा कि भाई कितने मुझे पैकेट लाने हैं मार्केट से। तो हम एंटर प्रेस करते हैं, तो इसने कहा भाई 191 पैकेट ले आइए, 1530 बिस्किट इसमें आपके आ जाएंगे। ठीक है, शेष बचेंगे कितने बचेंगे, तो 8 से कम ही बचेंगे, जो भी शेषफल आपका बचेगा, क्योंकि भाई अगर 8 बचेगा शेषफल तब तो हमारा एक पैकेट पूरा बन जाएगा, और 8 से ज्यादा बनेगा, ठीक है, तो फिर भी हमारा पूरा बन जाएगा और शेष बच भी रहेंगे। तो कहने का मतलब 8 से जब हम 1530 को डिवाइड करेंगे तो हम 191 जो हमारे पैकेट होंगे वो तो 8 के पूरे पूरे आपके हो जाएंगे, जो भी शेष बचेंगे वो 8 से कम ही बचेंगे। तो ऐसे ही आप यहां समझ सकते हैं, यहां पे जो आपका फॉर्मूला दिया गया है, ये दिया गया है 17,2, 2 से डिवाइड करना है 17 को, 2 8 16 होते हैं, तो 8 तो पूरे पूरे यहां पे कट गए, हमें पूरे पूरे यहां पे काटने हैं। ठीक है, तो हमने इसलिए समझा दिया आखिर इस फार्मूले का यूज करके होता क्या है, क्यों हम इसको सीखते हैं, क्या इससे फायदा है, वो चीज मैंने आपको अंदर की बात बता दी, आखिर इसका काम क्या होता है। ऐसे बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे एग्जांपल हैं जिनको हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, एक्सेल बहुत एडवांस है, आप इससे सीखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और काफी अच्छा सब्जेक्ट है एक्सेल पढ़ना, कैल्क सीखना, बहुत सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। आप इंटरेस्ट रखते हैं तो उसको सीख सकते हैं कभी आगे। ठीक है, फिलहाल आपके एग्जाम के लिए इतना काफी है। और अगला क्वेश्चन है IMEI कितने डिजिट का होता है, IMEI कितने डिजिट का होता है, कई बार आया है और काफी इंपॉर्टेंट भी है। तो यहां पर हो जाएगा C, 15 डिजिट का होता है, ध्यान रखते हैं कितने डिजिट का होता है, 15 डिजिट का होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लैन में किसका इस्तेमाल होता है, लैन में किसका इस्तेमाल होता है, इथरनेट, इंटरनेट, मॉडेम, नन ऑफ दीज। लैन का फुल फॉर्म तो सभी को पता होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होता है ना, बता ही रखा हमने आप सभी को। और यहां पे किसका इस्तेमाल होता है लैन में, तो इथरनेट का इस्तेमाल होता है, ध्यान रखना है, लैन में होता है इथरनेट का इस्तेमाल। ठीक है, वैन की बात करें तो वहां पर इंटरनेट, जो कि हमारा एक सबसे बड़ा नेटवर्क है। अगला क्वेश्चन है ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए, 25 में बताइए कौन सा राइट आंसर है। तो सिंपल सी बात भाई सभी को पता है, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष, ऑप्शन यहां पे ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है आप बिना आधार के डिजी लॉकर सेवा का उपयोग नहीं कर सकते, बिना आधार के डिजी लॉकर सेवा का लाभ नहीं ले सकते, क्या यह सही है या फिर गलत, ट्रू है कि फॉल्स। तो बिल्कुल सही है, डिजी लॉकर का लाभ जब ही ले सकते हैं जब आप आधार कार्ड यूज करेंगे। अगला क्वेश्चन है डिजी लॉकर में इश्यूअर क्या है, अनुरोध करने वाला, दस्तावेज जारी करने वाला, उपयोगकर्ता या कोई नहीं। तो डिजी लॉकर में जो इश्यूअर होते हैं वो कौन हैं, क्या होते हैं वो, तो इश्यूअर कौन होते हैं, दस्तावेज जारी करने वाले हों, दस्तावेज जारी करने वाला। ठीक है, यानी कि हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, जो दस्तावेज जारी करता है। जैसे आपने डिजी लॉकर इंस्टॉल किया,
ठीक है, उसमें आपने आधार लगा के उसको चालू कर लिया। इसके बाद में क्या है, अब आपको जैसे कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो आप वहां पर क्लिक करेंगे। डोमिसाइल आपका आधार से क्या करेगा, वो फेस करेगा। तो जो इश्यूअर है, जिसके पास ये डॉक्यूमेंट है आपका, ठीक है, आधार कार्ड जिसके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आपका, वो इसको इश्यू करेगा, जारी करेगा। तो ये जारी करने वाला होता है, दस्तावेज जो जारी करता है। बहुत सारी ऐसी गवर्नमेंट की बॉडी है ना, तो वो आपके जो कार्यालय हैं जहां पर आपके डॉक्यूमेंट होते हैं, वो क्या करते हैं, डिजी लॉकर में उसको जारी कर देते हैं और वहां से आप उसे देख सकते हैं। तो ये एक तरीके से लीगल है और आप इसे यूज कर सकते हैं, मान्य होता है, इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी अलग अलग एजेंसियां हैं जो कि डिजी लॉकर में हैं एज ए इश्यूअर के रूप में। वो क्या करती हैं, डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करती हैं। जैसे आपको एलपीजी गैस कनेक्शन है तो इसकी भी सर्विस आपको मिलती है, ये भी डॉक्यूमेंट आपको इश्यू करता है। तो आप अनुरोध कर सकते हैं और डॉक्यूमेंट आपको इश्यू हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे यहाँ पे एजेंसी हैं जो इस पे काम करती हैं, जो कि इश्यूअर के रूप में काम करती हैं, डॉक्यूमेंट को इश्यू कर देती हैं, आप उसे फेच कर सकते हैं और वो डॉक्यूमेंट आपके डिजी लॉकर में आपको शो होता है, जो कि बिल्कुल वैलिड होता है, मान्य होता है। आप कहीं भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना। तो बहुत अच्छी सर्विस है। आप अगर यूज नहीं करते हैं, उसको यूज करना भी आपके लिए बहुत जरूरी है, करना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एमएमआईडी का पूरा नाम क्या होता है। एमएमआईडी का फुल फॉर्म पूछा है। तो ये बैंक जारी करते हैं एमएमआईडी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है। 28 का आपको सही जवाब करना है और पहला ही ऑप्शन यहाँ पे है मोबाइल मनी आइडेंटिफायर, ध्यान रखना है, ठीक है, सारे इंपॉर्टेंट हैं। मोबाइल मनी आइडेंटिफायर होता है एमएमआईडी का पूरा नाम। अगला प्रश्न है आपके लिए, IAAS स्टैंड्स फॉर, इसका मतलब क्या है, फुल फॉर्म पूछ ही लिया आपसे 29 में। तो स्टैंड्स फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस ऑप्शन हमारा पहला यहां पे करेक्ट होगा, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 100 रुपए के नोट का साइज कितना होता है। 100 रुपए के नोट का साइज कितना होता है, बताइए कौन सा यहां पे सही जवाब है। तो यहां पर हो जाएगा बी, ठीक है, 66 mm बाई 142 mm आप बोल सकते हैं, ठीक है। 66 मिलीमीटर और 142 मिलीमीटर ये 100 रुपीज के नोट का साइज होता है। और अगर बात करें 500 की, 500 रुपए के नोट की, तो 66 mm और 150 mm ये साइज होता है 500 रुपए के नोट का, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, उमंग ऐप का इस्तेमाल एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए किया जा सकता है। क्या आप एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने के लिए उमंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं, ट्रू है कि फॉल्स। तो यहां पर हो जाएगा ऑप्शन पहला, बिल्कुल करेक्ट है। उमंग एक ऐसा एप्लीकेशन है जिसमें गवर्नमेंट की बहुत सारी सर्विसेज शामिल हैं, है ना। क्योंकि गवर्नमेंट की सर्विस लेने के लिए आपको अलग अलग वेबसाइट पर जाना पड़ेगा, अलग अलग एप्लीकेशन इस्तेमाल करने पड़े। तो सरकार ने क्या सोचा है कि एक ऐसा एप्लीकेशन बना दिया जाए कि जितने भी सरकारी सर्विसेज हैं वो आपको एक ही एप्लीकेशन में वो सारी सर्विसेज आपको मिल जाएं और उनका आप सीधे लाभ उठा पाएं। क्योंकि जो यूजर हैं, जो इसका लाभ लेने वाले लोग हैं, वो इतनी अलग अलग वेबसाइट पर, अलग अलग एप्लीकेशंस पर नहीं जा पाएंगे, कई लोगों को पता नहीं होता है। तो सिर्फ क्या करना है, आपको एक एप्लीकेशन इस्तेमाल करना है, उमंग एप्लीकेशन का। और उस उमंग एप्लीकेशन में सरकार की जितनी सेवाएं हैं, मोस्टली बहुत सारी सर्विसेज यहाँ पे शामिल हैं, उनका इस्तेमाल आप एक ही एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो ये भी काफी अच्छा आप सभी के लिए। तो हमारा यहाँ पे ऑप्शन पहला हो जाएगा, इसमें एलपीजी गैस सिलेंडर बुक करने की भी सर्विस शामिल है, आप बुक कर सकते हैं। और आज का क्लास बस यहीं तक था और उम्मीद करता हूं आप सभी को एक क्लास पसंद आया होगा। क्लास अच्छा लगा उसको लाइक करना, शेयर करना और आपसे भी हमें अपने क्वेश्चन जरूर भेजना। क्वेश्चन भेजने के लिए आप मुझे मेल कर सकते हैं या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर भी भेज सकते हैं। और जिन बच्चों का कल एग्जाम है, हमारी तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक। उम्मीद करता हूं आप सभी को बहुत ही अच्छा एग्जाम होगा और मेहनत से पढ़ना है, रिवीजन करना है, अच्छे से कम समय में आपको रिवीजन करना है, जो इंपॉर्टेंट है उनको समझना है, पढ़ना है, देखना है और अच्छे से एग्जाम करना है। एग्जाम बहुत अच्छा होगा, ठीक है।